हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो एक केस स्टडी वीडियो है जिसमें हम 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसे आरुषि मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसे आरुषि हेमराज मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। और एक ये ब्लाइंड केस है। तो ये ब्लाइंड केस क्यों है? क्योंकि ये अभी तक अनसॉल्व है। ये जो केस है 2008 का केस है एंड अभी 2022 तक ये अनसॉल्व है एंड इसीलिए ही हम इसे ब्लाइंड केस कहते हैं। ये ब्लाइंड केस क्यों बन गया? क्योंकि जो क्राइम सीन था, एविडेंसेस बहुत सारे थे बट क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, क्राइम सीन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया गया। इस वजह से सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए एंड किसी भी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सका एंड इसलिए ही लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से ये केस अ ब्लाइंड केस बन गया। So this case includes killing of 13 years old Arushi and 45 years old Hemraj। यानी जो हेमराज था ये इन हाउस डोमेस्टिक हेल्पर था जो घर के सारे काम किया करता था। सो जो मर्डर है वो 15th एंड 16th मई को हुआ है 2008 को, 14 years बैक। और इन 14 years में अभी तक ये केस अनसॉल्व ही है। एंड हम इसे 15th या 16th में इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि जो मर्डर है वो 12 से 1 o'clock के बीच में हुआ है नाइट में। So talking about Arushi, she was 13 years old and she was very cute child। and 15th मई को, just 15th मई के 9 days बाद, so 25th मई को उसका बर्थडे था एंड बर्थडे के पहले she was planning her birthday। so वो जिस दिन स्कूल गई 15th मई को ही मॉर्निंग में वो स्कूल भी गई एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपने बर्थडे पार्टी की प्लानिंग्स भी कर रही थी। इट वॉज जस्ट अनदर नॉर्मल डे फॉर हर। So she was the daughter of dentist couple। मॉम डैड दोनों ही डेंटिस्ट थे एंड इनका घर था नोएडा में सेक्टर 25 जलवायु विहार में। जो आरुषि के मॉम डैड थे राजेश एंड नुपुर, ये दोनों ही जैसे कि मैंने बताया डेंटिस्ट थे। इनका जो क्लिनिक था वो सेक्टर 27 में था एंड जो राजेश तलवार थे आरुषि के फादर, ही वॉज अ डेंटल सर्जन एंड वो क्लासेस भी लेते थे कॉलेजेस में। So as I said 15th and 16th मई को मर्डर हुआ है। हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि 15th मई के मॉर्निंग से लेके 16th मई तक क्या हुआ। 15th मई 2008 को रात के 9 बजे से पहले कौन कौन से इवेंट्स हुए वो हम देख लेते हैं। मॉर्निंग 9 AM से 1 PM तक जो नुपुर तलवार थी वो अपने ऑफिस में थी। फिर वो आरुषि को लेने उसके स्कूल जाती हैं। वो स्कूल से आरुषि को पिक करती हैं, वो वापस घर आते हैं एंड साथ में उनके वंदना तलवार भी होती हैं जो कि नुपुर तलवार की सिस्टर इन लॉ है एंड वो साथ में सब बैठ के लंच करते हैं। लंच के बाद वंदना तलवार एंड नुपुर तलवार वापस से चले जाते हैं। बेसिकली जो नुपुर तलवार है वो अपने ऑफिस जा रही होती है। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करती थी। इवनिंग 4:30 से लेके 7 o'clock तक जो नुपुर तलवार थी वो फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ करती थी एंड अराउंड 7:30 वो वापस घर आ जाती थी। जो आरुषि के डैड थे वो मॉर्निंग 9 o'clock 8:45 से 3:30 तक वो कॉलेज में पढ़ाते थे एंड देन उसके बाद इवनिंग 8:30 तक अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखते थे एंड देन उसके बाद वो 9 बजे 9:30 बजे तक घर आ जाते थे। आरुषि के डैड जब वापस आते हैं अराउंड 9:30 एंड 9:40, जो उनका ड्राइवर होता है उमेश शर्मा, वो सबसे लास्ट पर्सन था जिसने आरुषि एंड हेमराज दोनों को ही जिंदा देखा था इस मर्डर के पहले। अराउंड 9:30 एंड 9:40 जो उमेश शर्मा है वो राजेश तलवार को उनके घर पे ड्रॉप करते हैं, कार कीज भी ड्रॉप करते हैं एंड उसी टाइम जब वो कार कीज ड्रॉप करने उनके घर आते हैं तब उन्होंने राजेश तलवार को भी देखा, नुपुर तलवार को भी देखा, आरुषि को भी देखा एंड हेमराज को भी देखा। दे ऑल वेयर फाइन एंड एवरीथिंग वाज फाइन एट दैट टाइम। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये आरुषि के पेरेंट्स ने हमें बताया है। डिनर के बाद आरुषि के पेरेंट्स उसके रूम जाते हैं टू गिव हर अ गिफ्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आफ्टर 9 days उसका बर्थडे था। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने 25th में बता दिया बट इट वाज 24th में। 24th में को आरुषि का बर्थडे था एंड उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम उसे अर्ली प्रेजेंट दे देते हैं। प्रेजेंट एक्चुअली कैमरा था। मैंने पहले आपको बताया कि आरुषि को फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स बहुत पसंद थे एंड वो सारी चीजें कैप्चर करती रहती थी। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम उसे एक नया कैमरा गिफ्ट कर देते हैं। आरुषि की मदर ने कहा कि हम उसे अभी ही प्रेजेंट दे देते हैं ताकि वो बर्थडे के दिन अपने न्यू कैमरा से सारी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सके एंड वीडियोस बना सके। इन्हें गिफ्ट रिसीव करके आरुषि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है, खुद की पिक्चर्स क्लिक करती है, अपने पेरेंट्स की पिक्चर क्लिक करती है और ये लास्ट पिक्चर्स थी 10:10 पे जो कि खींची गई थी। इसके बाद आरुषि के पेरेंट्स अपने रूम में आ जाते हैं एंड इसके बाद किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ।
अब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं वो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। आरुषि के पेरेंट्स ने ये कहा कि 11 बजे के आसपास आरुषि की मदर नुपुर तलवार आरुषि के रूम पे आती है, क्योंकि जो इंटरनेट का राउटर था वो आरुषि के रूम पे था एंड वो उस राउटर को स्विच ऑफ करने के लिए आती है। एंड उस टाइम तक आरुषि एक बुक पढ़ रही थी, एक नॉवल पढ़ रही थी। उन्होंने राउटर स्विच ऑफ किया एंड वो वापस से अपने रूम पे आ गई। एंड इसी ही टाइम पे राजेश तलवार ने एक यूएस का कॉल अटेंड किया जो उनके घर के लैंडलाइन पे आया। एंड इसके बाद राजेश तलवार ने कुछ डेंटिस्ट्री वेबसाइट देखी, स्टॉक मार्केट देखा और मेल भी सेंड किया। टाइम था 11:40 एंड 11:45 के आसपास। अराउंड मिडनाइट आरुषि का एक फ्रेंड उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो उसके सेल फोन में कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो लैंडलाइन में भी कॉल करता है, बट ये कॉल आंसर नहीं करी जाती। जो इंटरनेट राउटर है वो रात के 12:08 तक एक्टिव रहता है, जो ये शो करता है कि राजेश तलवार 12:08 तक जाग रहे थे एंड वो सर्व भी कर रहे थे इंटरनेट। एंड इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी हमें क्लियर नहीं हो पाई है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एंड यहाँ से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग जो मर्डर है वो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती, इट जस्ट गिव यू द विंडो ऑफ अ टाइम। तो वो एक्सपेक्टेड टाइम है रात के 12 बजे से लेके 1 बजे का। में अगर 4 लोग हैं एंड उनमें से 2 लोगों का मर्डर हो जाता है, 2 लोग अगर जिंदा बचते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे ही आती है कि वो ये बताए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहे। अकॉर्डिंग टू आरुषि's पेरेंट्स वो रात को सोने गए एंड वो मॉर्निंग में उठते हैं एंड उसके बाद उन्हें ये सारी चीजें पता चली। इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग में क्या हुआ। मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock जो आरुषि के पेरेंट्स थे नुपुर तलवार और राजेश तलवार वो लेट से उठा करते थे एंड उनके यहाँ पे एक मेड भी आती थी जिसके लिए गेट हमेशा हेमराज खुला करता था। कई बार डोर बेल बजाने के बाद आई गेस 3rd से 4th टाइम में नुपुर उठ जाती है एंड वो फिर वो गेट तक आती है। वो मेश से उस मेड से बात करती है, वो कहती है कि हेमराज ने उनके लिए गेट क्यों नहीं खोला एंड देन हेमराज वहां पे नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा जो घर का एंट्रेंस था उसके पास में ही हेमराज का रूम था एंड डेली हेमराज ही गेट खोलता था मेड के लिए, बट उस दिन उसने गेट नहीं खोला एंड देन नुपुर ने उससे पूछा कि हेमराज कहाँ है, उसने गेट क्यों नहीं खोला। फिर उसके बाद देखने पे ये पता चलता है कि जो गेट है वो बाहर से बंद है। नुपुर कहती है कि तुम वेट कर लो, हेमराज आएगा, हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर के लिए या फिर दूध लेने के लिए बाहर गया हो एंड उसने बाहर से गेट लगा दिया हो। तुम वेट कर लो, जब हेमराज आएगा तो गेट खुल जाएगा एंड देन तुम अंदर आ जाना। बट जो मेड थी वो वेट करने का उसका मन नहीं था, तो उसने बोला कि मैम आप चाबी दे दो एंड देन वो खोल के अंदर आ जाएगी। जब नुपुर ने उसे चाबी दी, इसी बीच में जो राजेश तलवार थे अकॉर्डिंग टू नुपुर वो उठ जाते हैं। जैसे ही वो उठ के हॉल में आते हैं उन्हें डाइनिंग पे एक विस्की की बॉटल एम्प्टी दिखती है एंड खुली हुई दिखती है। वो थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं कि ये यहाँ किसने रखी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम उनका इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम ना तो नुपुर ने ना तो राजेश तलवार ने वो बॉटल वहां पे रखी थी। अभी जो बॉटल है वो हॉल पे ही एक काइंड ऑफ स्मॉल बार था जो कि विजिबल नहीं था, इट्स काइंड ऑफ अ हिडन बार एंड वहां पे ही जो भी लिकर मटेरियल होता है वहां पे रहता था। बट वो जो एम्प्टी बॉटल है डाइनिंग पे देख के जो राजेश तलवार है वो शॉक हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर वो पूछते हैं नुपुर से कि जाओ आरुषि का रूम चेक करो। आरुषि के रूम की खासियत ये थी कि आरुषि का रूम बाहर से लॉक कर दिया जाता था एंड सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म था उस डोर में। या तो आरुषि ओपन कर सकती थी अंदर से उस गेट को, या तो फिर आरुषि की मॉम ओपन कर सकती थी बाहर से, दैट टू विद अ की। की की जरूरत होती थी कि अगर आप उस गेट को बाहर से अनलॉक करना चाहते हो तो 2 वे में ही दरवाजा ओपन हो सकता था, या तो आरुषि ओपन करे दरवाजा तब, या तो फिर अगर बाहर से की से ओपन करी जाए एंड यूजुअली जो की है वो आरुषि की मॉम के पास होती। जैसे ही वो बॉटल को डाइनिंग टेबल पे देखते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं एंड देन फिर वो नुपुर को कहते हैं कि जाके आरुषि का रूम चेक करो। जैसे ही वो जाके आरुषि का रूम चेक करते हैं वो अनलॉक्ड था एंड आरुषि की बॉडी उसके बेड पे रहती है एंड उसका थ्रोट स्लिट रहता है।
जैसे ही आरुषि के पेरेंट्स ये देखते हैं, जो राजेश तलवार है आरुषि के डैड, वो चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। बट जो नुपुर तलवार थी वो बिल्कुल शांत रहती है। अकॉर्डिंग टू हर वो शॉक में चली गई थी इस वजह से। इस बीच में जो ये सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए कि राजेश तलवार रूम से बाहर आते हैं, उन्होंने बॉटल देखी, उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि व्हाट्स हैपनिंग, गो चेक आरुषि's रूम। एंड इसी बीच में जब वो ये डिस्कवर करते हैं कि आरुषि का मर्डर हो गया है, वो राजेश तलवार रोने लग जाते हैं। आरुषि की मॉम ऑलरेडी शॉक में चली जाती है। इसी बीच जो मेड है वो घर पे एंटर करती है। जैसे ही वो मेड घर पे एंटर करती है, आरुषि की मॉम एंड डैड वाज टेलिंग हर कि देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। एंड देन जब वो मेड आरुषि के रूम पे आती है, आरुषि की मॉम थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाती है ताकि वो मेड ये देख सके कि आरुषि का मर्डर हो गया है एंड बहुत ज्यादा खून बह चुका है आरुषि के गले से। बिकॉज जो वुंड था वो नेक पे था एंड किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंसाइज्ड वुंड्स थे नेक पे। सो इंसाइज्ड वुंड्स आर दोज वुंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से क्रिएट करे जाते हैं। सो अगर हम नाइफ से स्लिट करें बॉडी का कोई भी पार्ट तो दैट वुड बी अ इंसाइज्ड वुंड। जैसे ही मेड ये देखती है कि आरुषि का मर्डर हो गया है, इमीडिएटली जो आरुषि के पेरेंट्स है वो हेमराज को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हेमराज ने हमारी बेटी का मर्डर कर दिया और वो भाग गया है। एंड जो मेड है वही घर से बाहर जाती है, सारे नेबर्स को बताती है कि आरुषि का मर्डर हो गया है। जब मेड ने नेबर्स को बताया तो आरुषि के मर्डर के साथ साथ उसने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करी कि हेमराज ने आरुषि का मर्डर किया है एंड वो भाग गया है। और ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली थी? आरुषि के पेरेंट्स से, क्योंकि वो इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने डिस्कवर किया कि आरुषि का मर्डर हो गया है, सो वो इमीडिएटली हेमराज को ब्लेम करने लग गए। राज ने हमारी बेटी का मर्डर किया और वो अब भाग गया है, इसी वजह से अब वो हमारे घर में भी नहीं है। अच्छा, एक और बात, जब आरुषि की मॉम मेड से बात कर रही होती है तब वो हेमराज को कॉल भी करती है। सो हेमराज का फोन पिक करता है कोई, बट वो अब्रप्टली कट कर दिया जाता है एंड उसके बाद ऑफ हो जाता है। तो इसके बाद भी आरुषि की मॉम को कुछ भी और नहीं लगा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने जो मेड थी मैंने उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो ये बता रही थी कि जब वो घर गई, जब वो अपनी मैम से बात कर रही थी, मतलब नुपुर तलवार से बात कर रही थी, तो वो ऑलरेडी रिलैक्स थी, काम थी, कोई स्ट्रेस नहीं था उनके फेस में। शी वॉज ऑल नॉर्मल एंड वो नॉर्मली ही मेड से बात कर रही थी कि हेमराज लगता है दूध लेने गया होगा, तुम वेट कर दो, हेमराज के आने के बाद तुम घर में आ जाना। एवरीथिंग वॉज ऑल नॉर्मल। बट जैसे ही वो वापस आती है, एक्चुअली क्या था, उसे चाबी लेने के लिए नीचे जाना पड़ा था स्टेयर से, एंड वो फिर वापस आती है स्टेयर से चाबी लेके। सो इसी बीच में ये सारा कुछ हो जाता है कि डिस्कवरी हो गई डेड बॉडी की एंड एवरीवन वाज स्क्रीमिंग एंड ब्लेमिंग हेमराज। नुपुर तलवार ने इसी ही बीच में पुलिस को कॉल करना छोड़ के अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल कर दिया, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कॉल कर दिया कि हमारे घर में ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है दैट हमारी बेटी का मर्डर हेमराज ने कर दिया और वो भाग गया। सो इसलिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्राइम सीन पे आ गए थे, सारे के सारे नेबर्स, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, everyone was there in the crime scene। और ये सबसे पहला स्टेप था कि क्राइम सीन डिस्ट्रॉय हुआ, टेम्पर्ड हुआ। बहुत सारे लोग वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। आने से पहले ही बहुत सारे लोग, नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लोग पूरे के पूरे हॉल को कंटामिनेट कर चुके थे। आरुषि के रूम में भी ये जा चुके थे एंड नुपुर एंड राजेश तलवार के बेडरूम में भी ये थे। सो ऑलरेडी सारा का सारा घर कंटामिनेट हो गया था, सारा का सारा क्राइम सीन कंटामिनेट हो गया था पुलिस के आने से पहले ही। और ये सबसे पहली ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये जो केस है ब्लाइंड केस में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद पुलिस आती है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है एंड इस पूरे के पूरे इवेंट में सारे के सारे लोग, नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार, ये सारे के सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि हमारी बेटी का मर्डर हेमराज ने किया है एंड वो भाग गया है। इवन जो राजेश तलवार थे वो पुलिस को कंटिन्यूसली कह रहे थे कि आप घर पे टाइम वेस्ट मत करो, हेमराज को पकड़ो। सो टॉकिंग अबाउट हेमराज, हेमराज नेपाल का रहने वाला था, 45 ईयर्स का था। आरुषि के डैड थे राजेश तलवार, वो इन्वेस्टिगेटिव टीम को कंटिन्यूसली पुश कर रहे थे कि हेमराज ने ये किया है, हेमराज ने मेरी बेटी का मर्डर कर दिया एंड देन वो भाग गया है, आपको जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना चाहिए। घर में इन्वेस्टिगेशन करने की जगह आप हेमराज को पकड़ो। और उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि वो हो सकता है अपने नेपाल भाग गया होगा, अपने नेटिव प्लेस भाग गया होगा। सो मैं आपको 25,000 रुपीज दूंगा टू चेज हिम, उसे जाके पकड़ो।
यानी राजेश तलवार की एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी कि आप घर में टाइम बर्बाद करना छोड़ के हेमराज को पकड़िए। एंड यहाँ पे यूपी पुलिस से एक और मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये थोड़ा और करीब चला गया ब्लाइंड केस बनने के, कि जो यूपी पुलिस थी उन्होंने राजेश तलवार, नुपुर तलवार एंड उनकी फैमिली फ्रेंड की बनाई हुई स्टोरी पे बिलीव किया एंड हेमराज को प्राइम सस्पेक्ट माना। स्टोरी ये थी कि जो अल्कोहल की बोतल राजेश तलवार ने डाइनिंग टेबल पे देखी थी वो कंज्यूम करी हेमराज ने एंड वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ही आरुषि के रूम में गया एंड उसे असॉल्ट करने की कोशिश करी। आरुषि ने रेजिस्ट किया एंड इसी वजह से हेमराज ने आरुषि का मर्डर कर दिया और वो भाग गया। एंड इस पॉइंट पे पुलिस ने 20,000 का इनाम भी अनाउंस कर दिया था, कोई भी अगर पर्सन हेमराज की कोई भी लीड अगर उन्हें देता है तो। इसके बाद अराउंड 8:30 आरुषि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अराउंड 1 o'clock आरुषि की बॉडी वापस घर आती है सो दैट सारे के सारे लास्ट के रिचुअल्स कंप्लीट किए जा सके। एंड इसी बीच आरुषि के क्लोथ्स, आरुषि की बेडशीट एंड पिलो कवर की जो शीट थी, इन सभी के सैंपल्स फोरेंसिक लैब भेज दिए गए टेस्टिंग के लिए। जब यूपी पुलिस की टीम टेरेस पे इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी तो भी राजेश तलवार ने लॉक ओपन नहीं किया था एंड तब से वो जो टेरेस का गेट है वो लॉक ही था, वहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच ही नहीं पाई। मॉर्निंग में ही राजेश तलवार के कुछ फ्रेंड्स पुलिस को ये बताते हैं कि उन्होंने स्टेयरकेस पे ब्लड स्टेन्स नोटिस किए हैं सो दैट वो जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके। जब टेरेस का गेट उन्हें लॉक दिखता है तो वो राजेश तलवार से कीज मांगते हैं, बट राजेश तलवार के पास उसकी की नहीं होती है। इस वजह से उन्होंने ये थ्योरी बना ली कि जो किलर है वो अपने वेपन्स हाइड करने के लिए टेरेस पे जा रहा होगा या फिर एस्केप के लिए टेरेस पे जा रहा होगा, बट उसे गेट लॉक दिखा होगा एंड देन वो वापस आ गया होगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम की कि उन्होंने छत का ताला भी नहीं तोड़ा। इन्वेस्टिगेटिव टीम से एक क्वेश्चन किया गया कि आपने छत का ताला क्यों नहीं तोड़ा, तो उन्होंने ये बोला कि उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो छत का ताला तोड़ सके। अब 16 मई को इवनिंग तक सारा अंतिम संस्कार कर दिया गया आरुषि का। इन 17 मई को तलवार फैमिली हरिद्वार जा रही होती है सो दैट वो लास्ट के रिचुअल्स कर सके। जब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आते हैं सो वो देखते हैं कि स्टेयर केस पे ब्लड स्टेन है, जो टेरेस का गेट है वहां पे भी ब्लड स्टेन्स हैं। सो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब तो छत का गेट तोड़ना ही पड़ेगा एंड देन इसके बाद ये डिसाइड होता है कि टेरेस के गेट का लॉक तोड़ दिया जाएगा एंड देन अल्टीमेटली फाइनली टेरेस पे जो लॉक लगा हुआ होता है वो तोड़ दिया जाता है। सो जैसे ही जिस मूवमेंट पे टेरेस का गेट ओपन होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम एक बहुत ही बड़ा सा ब्लडी ड्रैग मार्क वो देखते हैं। सो ड्रैग मार्क वॉज ऑलरेडी ड्राइड बिकॉज गर्मी का टाइम था, मई था। जहां पे वो ड्रैग मार्क फिनिश होता है वहां पे वो डिस्कवर करते हैं एक और डेड बॉडी जो ऑलरेडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि गर्मी का समय है, मई का टाइम चल रहा होता है एंड इट वॉज एक्सट्रीम 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 हीट एट दैट टाइम। और जो डेड बॉडी थी वो ऑलरेडी टेरेस पे थी, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी हीट के, तो इसी वजह से जो डिकम्पोजिशन है वो ऑलरेडी फास्टन हो चुका था एंड वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में था। सो जैसे ही ये डेड बॉडी डिस्कवर होती है अब उसे आइडेंटिफाई किया जाना था। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार मौजूद थे एंड वो डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर देते हैं। राजेश तलवार जो ऑलरेडी हरिद्वार के लिए निकल चुके थे, उन्हें कॉल जाता है दिनेश तलवार का एंड वो बताते हैं कि एक डेड बॉडी टेरेस से भी रिकवर हुई है। सो इमीडिएटली राजेश तलवार वापस आते हैं एंड देन वो भी डेड देख के उसे पहचानने से मना कर देते हैं एंड देन आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ और लोगों को बुलाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक हेमराज का फ्रेंड था जो इमीडिएटली डेड बॉडी को देख के बता देता है कि ये हेमराज की ही डेड बॉडी है। एंड जब बॉडी आइडेंटिफाई कर ली जाती है तब राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार हरिद्वार जाते हैं एंड जो भी लास्ट के रिचुअल्स है वो वहां पे करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो वहां पे प्रीस्ट होते हैं उनको रात के 2 बजे का टाइम बताया जाता है जब आरुषि ये दुनिया छोड़ के गई। सो अभी तक इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हेमराज था एंड अब उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी होती है। 17 में नाइट में हेमराज का पोस्टमार्टम किया जाता है।
सो 17 मई 2008 को जो प्राइम सस्पेक्ट था अब तक इस केस में, उसकी भी बॉडी राजेश एंड नुपुर तलवार के टेरेस से मिलती है। एंड जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसका भी मर्डर एग्जैक्टली सेम मैनर में किया गया होता है जैसा कि आरुषि का किया गया था। सो आपको याद होगा कि आरुषि की जो डेड बॉडी है वो बेड पे थी एंड जो नेक है वो स्लिट था। सेम एग्जैक्टली हेमराज के नेक पे भी वही इंजरीज थी जैसे कि आरुषि के नेक पे थी। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसने भी मर्डर किया है वो सेम पर्सन है एंड सेम मेथड्स ही इस्तेमाल किए हैं उस किलर ने इन दोनों ही लोगों को मारने के लिए। हेमराज की बॉडी रिकवर होती है। जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं वो आरुषि के मॉम डैड बन जाते हैं, नुपुर तलवार और राजेश तलवार। सो अगर हम बात करें एविडेंसेस की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस थे फिंगरप्रिंट्स। सो टोटल 23 डिफरेंट प्लेसेस से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए, लिफ्ट किए गए एंड सिक्योर किए गए। फॉर्चुनेटली पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी सस्पेक्ट से वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सके। एंड फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हो सके? क्योंकि जैसे ही ये न्यूज नेबर्स को पता चली, फैमिली फ्रेंड्स को पता चली कि आरुषि का मर्डर हो गया है, वो सारे के सारे क्राइम सीन पे आ गए। सारी चीजों को उन्होंने ऑलरेडी टच कर लिया एंड इसी वजह से पूरा का पूरा क्राइम सीन हेवीली कंटामिनेट हो गया। एंड जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए सारे के सारे कंटामिनेटेड एविडेंसेस थे, जिसकी वजह से हमें कोई भी कंक्लूजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजरीज कि किस तरीके की इंजरीज आरुषि की बॉडी में थी एंड किस तरीके की इंजरीज हेमराज की बॉडी में थी। एंड दोनों का ही जो वे ऑफ मर्डर है वो बिल्कुल सेम था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों का ही जो थ्रोट है वो स्लिट कर दिया गया था किसी शार्प वेपन से। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई, सो पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो थ्रोट स्लिटिंग की वजह से नहीं था। अगर थ्रोट स्लिट करके मर्डर किया गया होता सो रीजन होता वो एस्फिक्सिया होता। सो एस्फिक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, किसी भी सेल में प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता एंड इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। सो मैंने क्यों बोला कि अगर थ्रोट स्लिट किया गया होता तो रेस्पिरेशन में मैंने क्यों बोला कि अगर थ्रोट स्लिट किया गया होता तो एस्फिक्सिया होता? क्योंकि जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाती है वो हमारी जागुलर वेन होती है जो यहाँ पे सिचुएटेड होती है। उसके कट होने की वजह से ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती एंड इसी वजह से एस्फिक्सिएशन होता है या एस्फिक्सिया होता है। बट पोस्टमार्टम में ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। सो कॉज ऑफ डेथ था वो था ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हेड में। सो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा क्या है? जब कोई भी हेवी वेपन से अटैक किया जाता है सो उसकी वजह से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा होता है, फिर ब्लंट फोर्स इंजरी होती है। एंड पोस्टमार्टम में हमें पता चला कि आरुषि और हेमराज दोनों के ही स्कल में यू एंड वी शेप के स्कार्स हमें मिले, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि पहले ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से उनकी डेथ हुई, बट उसके बाद श्योरिटी के लिए पॉसिबली कि ये श्योर करने के लिए कि प्रॉपरली डेथ हो ही गई है, थ्रोट स्लिट कर दिया गया। सो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन्होंने ये भी स्पेक्यूलेट किया कि किसी शार्प वेपन से थ्रोट स्लिट करी गई है और वो शार्प वेपन कोई सर्जिकल नाइफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज था वो कट, बहुत ही शार्प डीप कट था जो ये इंश्योर कर रहा था कि जगुलर वेन प्रॉपरली कट हो गई है। इस वजह से ही बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ आरुषि के केस में भी एंड हेमराज के केस में भी। टॉकिंग अबाउट आरुषि की जो ब्लंट फोर्स इंजरी थी वो लेफ्ट आई के जस्ट अबव थी और ये भी इसमें मेंशन था कि ऑक्सीपिटल बोन में, मतलब बैक साइड, स्कल के बैक साइड पे जो बोन होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन एंड फ्रंटल बोन आपके फ्रंट साइड में होती है। सो लेफ्ट आई के जस्ट अबव वाले एरिया पे, सो लेफ्ट आई के जस्ट अबव एक इंजरी थी एंड ऑक्सीपिटल बोन में भी एक इंजरी थी। सो इस इंजरी की वजह से स्कल में एक डीप कट बन गया था जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया एंड ये रीजन था डेथ का। टॉकिंग अबाउट हेमराज की जो ब्लंट फोर्स इंजरी थी वो बैक साइड पे थी, मतलब ऑक्सीपिटल बोन में थी एंड सेम हैपेंस विद हेमराज। उसकी वजह से भी, क्योंकि ये जो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डीप कट हुआ और इंटरनल ब्लड क्लॉट होने की वजह से हेमराज की डेथ हो गई। एंड ये भी स्पेक्यूलेट किया गया कि हेमराज की बॉडी में कई सारे एंटीमोर्टम वुंड्स भी थे। एंटीमोर्टम वुंड्स क्या होते हैं? जो डेथ के पहले होते हैं एंड पोस्टमार्टम वुंड्स वो होते हैं जो आफ्टर डेथ क्रिएट किए गए होते हैं या क्रिएट हुए होते हैं। तो ये भी स्पेक्यूलेट किया गया कि जो भी किलर था जिसने मर्डर किया, हो सकता है कि जब हेमराज की बॉडी टेरेस पे लेके जाई जा रही थी सो उस समय इन बिटवीन ये सारे वुंड्स या ये सारे इंजरीज हेमराज को हुए होंगे, जिसकी वजह से हम
डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंटीमॉर्टम वुंड्स में एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स में। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी कट, सो जो कट था वो इंसाइज्ड वुंड था। इंसाइज्ड वुंड उस वुंड को कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड शार्प वेपन से क्रिएट किया गया हो, जो डीप हो। एंड जो ये कट था आरुषि के नेक पे वो 14 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर का कट था। एंड जो ब्लड लॉस है वो इसी कटिंग की वजह से हुआ था, एक्सट्रीम ब्लड लॉस हुआ था। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कट है वो पोस्टमॉर्टम है, मतलब उस टाइम तक आरुषि की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो आर्टरियल स्प्रुटिंग है वो प्रेजेंट नहीं थी। वो क्या होती है कि अगर कोई भी पर्सन नॉर्मली जिंदा है तो ब्लड प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है हमारी बॉडी में, एंड अचानक से अगर कट लगाया जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, सो जो ब्लड है वो बाहर प्रेशर के साथ आता है एंड वो बिल्कुल सारी जगहों पे फैल जाता है। सो ऐसा ना तो हेमराज के केस में देखा गया एंड ना ही आरुषि के केस में देखा गया। इसे ये प्रूव होता है कि ये इंसाइज्ड वुंड क्रिएट किया गया किसी शार्प वेपन से, वो आफ्टर डेथ था, मतलब पोस्टमॉर्टम था। एंड सरप्राइजिंगली बिल्कुल आइडेंटिकल कट था हेमराज के नेक में जिस तरीके का कट आरुषि के नेक में था। सो दैट इज द होल केस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि हेमराज का रूम। जब हेमराज का रूम इन्वेस्टिगेट किया गया तो हेमराज का रूम बिल्कुल नीट क्लीन साफ था। ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी इस रूम पे आया था या फिर इस रूम को किसी ने यूज किया है। क्योंकि यूजुअली जब आप अपना रूम पूरा कंप्लीटली क्लीन करते हैं एंड देन अगर आप वो कमरे में बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं या कोई भी एक्टिविटी और करते हैं तो थोड़ा सा मेसअप हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी इस रूम पे हुई है। बट हेमराज के रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हेमराज उस दिन सोने के लिए अपने रूम पे आया ही नहीं। यूजुअली हेमराज 10:30 बजे के आसपास अपना रात का खाना खा लेता था, डिनर कर लेता था, बट उस दिन उसका डिनर एज इट इज किचन में ही रखा हुआ था, जिसका मतलब ये भी है कि उस दिन हेमराज ने खाना भी नहीं खाया था। तो जो वो बॉटल टेबल पे रखी हुई थी उसमें हेमराज का डीएनए भी था एंड आरुषि का डीएनए भी था। तो दोनों के ही जो ब्लड के स्टेन्स थे वो उस बॉटल पे प्रेजेंट थे। एंड जैसे ये प्रूव होता है कि जो किलर था उसने ही वो बॉटल वहां पे रखी है। सो अगर किलर ने वो बॉटल वहां पे रखी है तो ऑब्वियसली वो बॉटल उसने मिनी बार से ली है, या जो मिनी बार था वो कंसील्ड था। सो अगर कोई भी पर्सन अगर जो आउटसाइडर है उस घर पे एंटर करेगा तो उसे ये पता नहीं होगा कि मिनी बार कहाँ पे है, कहाँ से वो अल्कोहल ले सकता है या कंज्यूम कर सकता है। एंड अगर किसी पर्सन को मर्डर भी करना है या फिर वो किसी भी इंटेंशन से अगर कोई बाहर का पर्सन आता है घर पे तो वो मिनी बार से अल्कोहल कंज्यूम क्यों करेगा? कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट? तो इन्वेस्टिगेटिव टीम ने क्राइम सीन से 24 से 26 फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए थे, जो कि अल्टीमेटली किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं हो सके क्योंकि वो प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं किए गए थे। और सबसे बड़ी बात एक ये थी कि आरुषि के फिंगरप्रिंट किसी ने नहीं लिए, आरुषि के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ही नहीं करे गए। इसके अलावा जो आरुषि का कैमरा था, जो नया कैमरा उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया था, उसमें 23 फोटोग्राफ्स उसने क्लिक करी थी, जिसमें से 18 फोटोग्राफ्स उसने डिलीट कर दी। सो आरुषि की मॉम का कहना था कि आरुषि को फोटोग्राफ्स पसंद नहीं आए, इस वजह से उसने डिलीट कर दी। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था। सो दैट वाज द पॉइंट कि फोटो पसंद नहीं आई, डिलीट कर दी, दैट्स इट। कोई ऐसा पॉइंट नहीं था इस बात पे अकॉर्डिंग टू आरुषि's मॉम। जब हेमराज की बॉडी टेरेस से रिकवर की गई थी तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस हेयर एविडेंसेस भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट थी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दी एंड उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एंड देन वो हेयर सैंपल खो गया। सरप्राइजिंगली जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हेमराज का ब्लड पूरे के पूरे घर पे कहीं भी नहीं मिला, कोई ट्रेसेस नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ टेरेस में ही हेमराज का ब्लड मिला। इसके साथ ही साथ एक ब्लडी शू प्रिंट भी मिला एंड एक ब्लडी थंब प्रिंट भी मिला, जिसको पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई एंड कंपेयर भी नहीं कर पाई एंड वो सारे एविडेंसेस किसी काम के नहीं थे। सो इस इंसिडेंट से दो चीजें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि हेमराज का जो थ्रोट कटिंग का पार्ट है वो टेरेस पे जाके किया गया था, या फिर ये हो सकता है कि थ्रोट कटिंग का पार्ट किसी और प्लेस पे किया गया था एंड उस प्लेस को कम्प्लीटली क्लीन कर दिया गया था। बेसिकली दैट इज द होल केस एंड ये सारे एविडेंसेस हमें इस केस से मिले। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज की, जो सीबीआई ने दी, जो यूपी पुलिस ने दी, एंड एग्जैक्टली क्या हुआ हो सकता है अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। आप भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा आरुषि एंड हेमराज के साथ। डू कॉमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। सो सबसे पहली थ्योरी ये है कि ये केस हो सकता है ऑनर किलिंग का एंड राजेश एंड नुपुर तलवार ने ही आरुषि एंड हेमराज का मर्डर कर दिया, क्योंकि कोई भी फोर्स
फोर्स एंट्री रजिस्टर नहीं हुई है। पूरी की पूरी घर को इन्वेस्टिगेट करने पे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि फोर्सफुली कोई भी पर्सन एंटर हुआ है एंड देन उसने मर्डर किया एंड देन वो एस्केप कर गया। कोई भी चोरी नहीं हुई है, कोई भी प्रीशियस चीज गायब नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती है ऑनर किलिंग वाली पॉसिबिलिटी। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई आउटसाइडर घर पे एंटर करता है एंड आरुषि का मर्डर करता है, हेमराज का मर्डर करता है एंड आरुषि का रूम क्लीन करता है एंड देन वहां से भाग जाता है। सो आरुषि के रूम क्लीन करने की थ्योरी यहाँ पे ये है कि जो आरुषि का रूम है, जो ब्लड है वो उसके बेड में मिलता है, बेडशीट में मिलता है एंड इसके अलावा आरुषि के रूम पे कहीं पे भी ब्लड एविडेंस नहीं मिलता है। जो और डिफरेंट पिलोज एंड टेडी बेयर्स आरुषि के साइड में रखे हुए थे, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी ब्लड स्टेन नहीं मिला, कोई भी ब्लड एविडेंस नहीं मिला, जिससे कि ये इंडिकेट होता है कि जो भी किलर है उसने थ्रोट कट करने के बाद ये सारी चीजें उसके बेड में प्लेस करी हैं, क्योंकि कोई भी ब्लड स्पॉट नहीं है, कोई भी ब्लड स्टेन नहीं है, कोई भी ब्लड स्प्रुटरिंग नहीं है जिससे कि आसपास की चीजों में ब्लड फैल सके। सो यहाँ पे एक फैब्रिकेशन का पॉइंट है। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई पर्सन बाहर से घर के अंदर आता है, आरुषि का मर्डर करता है, हेमराज का मर्डर करता है एंड देन वहां से चला जाता है। तीसरी थ्योरी ये है कि राजेश तलवार ऑलरेडी अपने रूम पे लेट नाइट काम कर रहे थे। जैसे ही वो एल्कोहल कंज्यूम करने हॉल पे आते हैं, उन्होंने आरुषि एंड हेमराज को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा। वो अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाए एंड अपनी हॉकी स्टिक से उन्होंने हेमराज पर अटैक किया एंड इसी बीच में एक्सीडेंटल अटैक आरुषि पे भी हो गया, जिस वजह से लेफ्ट आई के ऊपर पे एक ब्लड फॉर्स ट्रॉमा हमें देखने को मिलता है। इस पॉइंट पे आरुषि भी अनकॉन्शियस थी एंड हेमराज भी अनकॉन्शियस था। नो डाउट तलवार कपल अपनी डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट ये एक्सीडेंटली हो गया एंड देन उनको कोई और वे नहीं मिला टू कवर दैट अप। इसकी वजह से ही आरुषि का थ्रोट भी स्लिट किया गया एंड हेमराज का थ्रोट भी स्लिट किया गया, सो दैट इस तरह से प्रिटेंड किया जा सके कि जिस भी पर्सन ने आरुषि का मर्डर किया है उसी पर्सन ने हेमराज का भी मर्डर किया है। तलवार कपल ने हेमराज की बॉडी टेरेस पे छुपा दी थ्रोट स्लिट करने के बाद एंड जो आरुषि की बॉडी थी वो उसके बेड में ही थी, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग वाज फाइन। To all the evidences and circumstantial evidences, what I feel कि राजेश तलवार ने ही आरुषि का भी मर्डर किया है इन हेमराज का भी मर्डर किया है एंड आई डू बिलीव दैट आरुषि का जो अटैक था वो एक्सीडेंटल अटैक था एंड आउट ऑफ एंगर वो सिर्फ और सिर्फ हेमराज पर अटैक कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ दैट एंगर वो अपनी गोल्ड स्टिक कंट्रोल नहीं कर पाए एंड एक्सीडेंटली उन्होंने अपनी डॉटर को भी हर्ट कर दिया। एंड अब इसके बाद जब ऑलरेडी दोनों ही पर्सन अनकॉन्शियस हो चुके थे एंड तलवार कपल के पास और कोई वे नहीं था, सो उन्होंने कोशिश करी कि ये सारा का सारा क्राइम सीन वो कवर कर दे। सो वाई एम टेलिंग कि राजेश एंड नुपुर तलवार ने ही मर्डर किया है। अब याद करो, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, जब मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रही थी, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक एक करके बात करते हैं। मैंने ये बोला था अकॉर्डिंग टू राजेश एंड नुपुर 11 बजे आखिरी बार आरुषि की मॉम आरुषि के रूम पे एंटर करती है जब वो एक नॉवेल पढ़ रही थी। सो वो उसके रूम पे इस वजह से एंटर करती है क्योंकि वो राउटर बंद कर रही थी, इंटरनेट राउटर। और इसके बाद भी हमारे पास एविडेंसेस हैं कि राजेश तलवार इंटरनेट सर्व कर रहे थे, मेल कर रहे थे, पूरे टाइम राउटर ऑन एंड ऑफ होता रहा। रात में एक दो बारी और राउटर ऑन एंड ऑफ हुआ एंड देन लास्ट में 3:30 एंड 3 बजे के आसपास राउटर फिर से ऑफ हुआ और फिर मॉर्निंग में शुरू हुआ। सो जैसे ही मेड एंटर करती है, राजेश एंड नुपुर तलवार के पास ऑलरेडी एक मेडअप स्टोरी होती है कि हमारे डोमेस्टिक हेल्पर ने हमारी बेटी का मर्डर कर दिया है एंड वो अब भाग गया है। राजेश तलवार पुलिस को भी 25,000 रुपीज देने के लिए रेडी होते हैं एंड वो ये कहते हैं कि घर पे आप टाइम वेस्ट मत करो, आप उसे उसके गाँव जाके पकड़ो या आप उसे नेपाल जाके पकड़ो, और वो आने जाने का सारा खर्चा उठाने के लिए भी रेडी थे। वो 25,000 रुपीज ऑलरेडी पुलिस को ऑफर कर चुके थे कि 25,000 रुपीज मैं आपको देता हूं, आप जाके हेमराज को पकड़ो, घर पे टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड, अगर आपको पता है कि ऑलरेडी क्राइम हो चुका है और अगर आपको ये पता है कि आपके डोमेस्टिक हेल्पर ने आपकी बेटी का मर्डर कर दिया है, तो आप नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड मीडिया पर्सन को क्राइम सीन पे एंटर करने नहीं दोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरुषि के मॉम एंड डैड दोनों ही डॉक्टर थे। इतनी नॉलेज उन्हें भी थी कि अगर उनके डॉटर का मर्डर हुआ है तो उन्हें क्राइम सीन को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, ताकि जो किलर है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। पर इसके बजाय उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कॉल किया एंड उनको अपने घर पे इनवाइट किया सो दैट वो क्राइम सीन को कंटामिनेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, जब हेमराज की बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोजिंग स्टेट में मिली थी
तब राजेश तलवार ने उसे आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। ऑड है कि उन्होंने कैसे उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया एंड हेमराज के फ्रेंड ने एक बार में ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंजरीज इन्फ्लिक्ट करी गई थी हेमराज पे एंड आरुषि पे, वो सबसे पहली बात की सिमिलर थे एंड ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से दोनों ही अनकॉन्शियस हुए थे एंड वो उनकी डेथ का रीजन भी है। तो वो हो सकता है कि कोई बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी अटैक की वजह से वो अनकॉन्शियस हुए एंड देन उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो इसके लिए प्रॉपर वेपन हो सकता है गोल्ड स्टिक। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, यू शेप एंड वी शेप का आपको स्कार मिलता है आरुषि की बॉडी में भी एंड हेमराज की बॉडी में भी। तो वो हो ना हो उस गोल्फ स्टिक की वजह से ही क्रिएट किया गया हो। इसके अलावा मैंने बताया था कि बहुत ही शार्प वेपन से इंसाइज्ड वुंड क्रिएट किया गया है। हो सकता है कि वो किसी भी सर्जिकल नाइफ से या फिर सर्जिकल ब्लेड से क्रिएट किया गया हो। और जो आरुषि के डैड थे वो एक डेंटल सर्जन भी थे। नेक्स्ट पॉइंट, टेरेस का लॉक। राजेश तलवार पूरे टाइम टेरेस का लॉक ओपन करने के लिए इग्नोर करते हुए दिखाई दिए एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जो टेरेस के लॉक की की है वो हेमराज की के बंडल में हुआ करती थी। बट सरप्राइजिंगली ये सारे मर्डर्स होते हैं एंड टेरेस गेट की जो की है वो भी गायब हो जाती है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आरुषि के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगे ही नहीं कि आरुषि के किलर को पकड़ना है, कैसे भी करके आरुषि को जस्टिस दिलाना है। इंस्टेड ऑफ दैट वो खुद को बचाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वो इनोसेंट है, उनका इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो यही प्रूफ करते रहे। मैंने भी आरुषि के मॉम के इंटरव्यू देखे हैं, मैंने ये नोटिस किया है उनके इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट कि उनके हस्बैंड ने मर्डर नहीं किया है, उन्होंने क्राइम सीन को ड्रेसअप नहीं किया है, उन्होंने स्टोरी को ड्रेसअप नहीं किया है, उन्होंने हेमराज का मर्डर नहीं किया है, उन्हें लीगल सिस्टम पे फेथ है कि उनके हस्बैंड इनोसेंट है, उन्हें गॉड पे भरोसा है कि उनके हस्बैंड इनोसेंट है। उस पूरी कन्वर्सेशन में वो बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए दिखी। बातों में ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी पर्सन ने, किसी अननोन पर्सन ने उनकी डॉटर का मर्डर कर दिया है एंड अब वो फ्री कहीं ना कहीं घूम रहा है। सो उसके किलर को कैसे भी पुलिस को पकड़ना चाहिए, कैसे भी उनकी डॉटर को जस्टिस मिलना चाहिए, ये उनकी बातों में कहीं भी या उनके बिहेवियर में मुझे कहीं भी नहीं दिखा। सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील कि एक्सीडेंटली, ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली आरुषि का उन्होंने मर्डर कर दिया एंड हेमराज का आउट ऑफ एंगर इट वाज द ब्रूटल अटैक जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई एंड इसके बाद फिर सारे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया एंड आई डोंट नो व्हाई पर्सनली आई फील जो अल्कोहल की बॉटल टेबल पे मिली थी इट वाज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। आई डोंट नो व्हाई आई पर्सनली फील दैट कि उसे क्राइम सीन को क्लीन करने के लिए यूज किया गया। वी नो कि अल्कोहल से हम डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम कंप्लीटली क्राइम सीन क्लीन नहीं कर सकते, बट मे बी व्हाट इफ वो अल्कोहल की बोतल का अल्कोहल क्राइम सीन क्लीन करने के लिए या फिर ब्लड स्टेन्स क्लीन करने के लिए यूज की गई हो। तो ऐसे ही कई सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो तलवार कपल के अगेंस्ट है। दैट्स व्हाई आई फील कि एक्सीडेंटली तलवार कपल ने अपनी डॉटर का मर्डर कर दिया एंड हेमराज का मर्डर किया आउट ऑफ एंगर। सो इनिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था यूपी पुलिस ने। जून 1 को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को। सो 2013 में सीबीआई कोर्ट ने, सो ये जो केस है वो 2008 का है, 2013 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार को कन्विक्ट किया। 2000 में राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार को जस्ट आफ्टर 4 years ऑफ कन्विक्शन रिलीज कर दिया गया, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिला? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट एविडेंसेस, बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिला? क्योंकि कोई भी एविडेंसेस डायरेक्टली इनके खिलाफ नहीं थे, सिर्फ वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। सो इसी वजह से 4 साल के बाद राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला एंड जिसकी वजह से वो रिलीज हो गए एंड अभी इस केस में कोई भी प्रॉपर लीड नहीं है एंड दिस केस इज अ ब्लाइंड केस। हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एविडेंसेस नहीं है, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस it's a blind case. And that is it for today. If you like this video, you can share it with your friends. Have a great day ahead. Thank you so much for watching this. See you guys in the next case study video. Till then, take care. Bye.